In this video, we will learn about the chapter 1 of class 12th, the solid state. प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास मैटर 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। एंड इस चैप्टर में हम सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में ही बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। तो सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली। तो सॉलिड हमें पता है मैटर की एक स्टेट है जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं। तो हमें इंट्रोडक्शन में पहले इन सॉलिड के बारे में पता होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो सॉलिड्स का पहली प्रॉपर्टी है दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। यानी कि जो सॉलिड स्टेट है उनका डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है एंड उनका शेप भी डेफिनेट होता है। फॉर दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनको हम अब ये इतने इनका डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट शेप होता है, तो हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, हार्ड होते हैं, ये रिजिड होते हैं। ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो हैं इनके बीच में बहुत ही कम होते हैं क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। इसी वजह से जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड होगी क्योंकि उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता एंड दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं इसी के ऊपर जो सॉलिड स्टेट है हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड इज़ एमोर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नाम से ही समझ में आ रहा है हमारे पास क्रिस्टल्स होंगे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, जैसे कि आयरन, कॉपर, डायमंड, ग्रेफाइट, इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी एक प्रॉपर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम एमोर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो एक इरेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर एट्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये सब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं। जबकि अगर एमोर्फस की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो कई बार क्वेश्चन में आ भी जाता है कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। यानी कि हमने अभी डायग्राम में भी देखा कि इनका एक पर्टिकुलर एक ज्योमेट्रिकल शेप प्रेजेंट होता है, डेफिनेट शेप होगा इनका। दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनका जो ऑर्डर होगा वो लॉन्ग रेंज का होगा, मतलब कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं मान लो हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है तो एक लॉन्ग रेंज में वो इसी तरीके से हर एक जगह प्रेजेंट होंगे। दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही बिल्कुल शार्प होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल शार्प होगा। मान लो किसी जैसे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है तो वो उसी पॉइंट के ऊपर मेल्ट होगा। ये एक इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। Next property, they are anisotropic in nature. That is, their physical properties show different values when measured along different directions in the same crystal. जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं,
ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट शो होंगी। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं एंड ये एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर अरेंज्ड हैं। अगर हम एनआइसोट्रॉपी की बात करते हैं तो एनआइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ले लेते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करेगा ये। Next property is they have a definite characteristic heat of फ्यूजन, यानी कि इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होगा वो भी डेफिनेट होगा। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी कि जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होती है तो उनके जो चेंज होती है तो कितना एंथैल्पी चेंज आता है उसके अंदर, कितनी हीट चेंज आता है उसके अंदर। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्रू सॉलिड्स। अगर हम इनको एक शार्प एज टूल से कट करते हैं तो ये 2 पीसेस में स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि जब हम इन्हें कट करेंगे तो इनका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स या पॉलीमॉर्फ्स। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स या फिर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। तो इसके अंदर हमारे पास कॉमन एग्जांपल आ जाता है ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जबकि एक कार्बन की जो साइट है वो फ्री होती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हेल्प करती है। अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में चारों ही साइड्स जो हैं वो फुली जो हैं वो कार्बन से अटैच्ड रहती हैं। इसीलिए जो हमारे पास डायमंड है उसको हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स। तो एमोर्फस सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऑपोजिट होती हैं। फर्स्ट चीज़, दे हैव इरेगुलर शेप। इनका जो शेप है वो इरेगुलर होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होते। दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि उनका जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज होता है कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, वो अगर हम रेंज की बात करते हैं तो नेक्स्ट कुछ अलग पैटर्न हो जाता है, तो शॉर्ट रेंज तक का ही होता है। दे ग्रेजुअली सोफन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। अब इनका कोई फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट या कुछ नहीं होता, क्योंकि एक किसी भी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट कर जाते हैं। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, यानी कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी डायरेक्शंस के अंदर सेम होती हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, एंट्रोपिक या ट्रोपिज्म शो करते हैं जिसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी सेम होती हैं इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि इनका कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट पार्टिकल्स की कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती, ये बिल्कुल इम्प्रॉपरली अरेंज होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो ये हर डायरेक्शन में सेम होती हैं, किसी भी डायरेक्शन में जो है वो जा सकती हैं ये। अगर हम इनको एक शार्प टूल से कट करते हैं तो दे कट इनटू 2 पीसेस विथ इरेगुलर सरफेसेस, यानी कि इनका कोई भी स्मूथ सरफेस नहीं आता। अगर हम हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो इनका कोई भी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती, इसीलिए इनको कहा जाता है सीलो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड सॉलिड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वैसे तो मतलब किसी भी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट कर जाते हैं, तो इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इसीलिए इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स या फिर सीडो सॉलिड्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी हमारे पास 3 टाइप के सॉलिड्स आते हैं। फर्स्ट आता है नॉन पोलर सॉलिड्स, सेकेंड पोलर सॉलिड्स, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। तो फर्स्ट हमारे पास है नॉन पोलर
सॉलिड्स। तो इनके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे, तीनों टाइप्स के जो हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं या फिर इनके बीच में जो फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनकी बात करें तो नॉन पोलर सॉलिड्स के अंदर हमारे पास आती हैं डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये जो है इंसुलेटर्स का काम करते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अगर हम इनका फिजिकल नेचर देखें तो फिजिकल नेचर इनका सॉफ्ट होता है, यानी कि ये सॉफ्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं, मीथेन हो गया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब हमारे नॉन पोलर सॉलिड्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर सॉलिड्स। तो इनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके बीच में जो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो हमारे पास होती हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये इंसुलेटर्स का ही काम करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं करते। इनका भी नॉन पोलर सॉलिड्स की तरह ये भी सॉफ्ट होते हैं एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है HI हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, या फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या फिर सॉलिड अमोनिया। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड के बारे में अगर बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपको पता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही प्रेजेंट होगी। ये भी इंसुलेटर्स का काम करते हैं। और इनका फिजिकल नेचर की बात करें तो ये हार्ड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है एंड इनके बीच में एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे H2O हो गया, वाटर हो गया या फिर हम कोई भी ऐसा कंपाउंड ले सकते हैं जिसके अंदर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एंड उसी के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक सॉलिड्स। तो इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो होंगे आयंस एंड जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इनके बीच में प्रेजेंट होंगी वो होंगी कूलम्बिक फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो ये इंसुलेटर्स का काम करेंगे, जबकि अगर हम इनकी मोल्टन स्टेट लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, यानी कि एक्वस और मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता है इस आयनिक सॉलिड्स मतलब इनके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे जो एक्वस मीडियम में डिसोशिएट हो जाते हैं एंड वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हार्ड होते हैं बट ब्रिटल, यानी कि ये टूट जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है और इनके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं जिंक सल्फाइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर NaCl जो हमारा कॉमन सोल्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स है, इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन C मॉडल बताया गया था। तो इलेक्ट्रॉन C मॉडल का मतलब है कि एक C होगा बहुत सारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, तो वही इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी वो मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें पता है मेटल्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि सॉलिड स्टेट हो या मोल्टन स्टेट हो ये कंडक्टर्स का काम ही करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। फिजिकल नेचर मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है कि इन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और डक्टाइल का मतलब होता है इन्हें हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होगा। इसके अंदर एग्जांपल्स तो पता ही होंगे, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोवेलेंट सॉलिड्स या फिर नेटवर्क सॉलिड्स भी कहा जाता है इनको। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो होते हैं एटम्स। इनके बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होंगी वो होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको पता है क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्डिंग बनती है उसे कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो कहा जाता है। सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट दोनों के अंदर ये कंडक्टर्स का काम करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये भी हार्ड होते हैं, साथ ही साथ मेलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका भी फेयरली। तो इसके एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड,
कार्बन की दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स देखें तो डायमंड में एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच रहता है, यानी कि एक इनका रेगुलर अरेंजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का होता है। कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4 होती है, यानी कि इसमें सारी साइड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड है। तो इसीलिए जो डायमंड है वो हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी फ्री साइड फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते और वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में जो एक कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, यानी कि फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है फोर्थ वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये गुड कंडक्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा सॉलिड स्टेट के 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में। Hope you like it, so please like, share and subscribe this video.